ग्रेविटेशन के जो भी सवाल जनवरी जेईई मेंस अटेम्प्ट में आए हैं, उस सारे सवाल को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। 21 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल है। इनिशियली अ सैटेलाइट ऑफ 100 केजी इज इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 RE. This satellite can be moved to a circular orbit of 3 RE by supplying this much amount of energy. Then find value of alpha. तो अल्फा अपने को फाइंड करना है। दिया क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू दिया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दिया है, तो कहीं न कहीं इस 2 को अपने को यूज़ करने का ज़रूरत पड़ता है। अब बात करें कि सैटेलाइट को आप ऑर्बिट ऑफ रेडियस 1.5 आर से दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट किए। इस प्रोसेस में क्या-क्या चीज़ें चेंज होंगी जिसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। एक तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा, पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं -gm मास ऑफ प्लैनेट एंड मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर ऐसे लिखते हैं, ऑर्बिट का रेडियस, है कि नहीं? तो आर बदलेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगा और साथ-साथ काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगा, क्योंकि ऑर्बिटल स्पीड हम लोग क्या लिखते हैं? जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन आर, ऑर्बिटल रेडियस जो होता है उसके टर्म्स में ऑर्बिटल स्पीड। तो रेडियस अगर बदलेगा तो स्पीड बदलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी बदलेगा। तो आपको अगर इस ऑर्बिट में घूमते हुए सैटेलाइट को इस वाले ऑर्बिट में भेजना है, तो यहाँ पे जो टोटल यू प्लस की टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा और यहाँ जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा, उसका जो डिफरेंस है ना? यहाँ से यहाँ जाने में मैकेनिकल एनर्जी जितना चेंज होगा, वो आपको वर्क करके सप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है? ये है कहानी, वही लिखा हुआ है। देखो, वर्क डन बाय अदर्स हम लोग बोलते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम में डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। तो पोटेंशियल एनर्जी भी बदल रहा है एंड काइनेटिक एनर्जी भी बदल रहा है ना? तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा के यू फाइनल के फाइनल को एक साथ लिख दिए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल एंड दिस इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। तो इसका जो डिफरेंस होगा दिस विल बी द वर्क डन, है ना? एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन। अब अगर सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम बाई रेडियस ऑफ ऑर्बिट और काइनेटिक एनर्जी की बात करें, जब सर्कुलर ऑर्बिट पे v स्पीड से घूम रहा है तो एम वी स्क्वायर बाय आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लगाते हैं अगर, और इधर ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम एम बाई आर का स्क्वायर ये लगाते हैं, और रेडियल में जब ये सब फोर्सेस लगते हैं तो रेडियल में फोर्स को हम लोग बैलेंस करते हैं, मतलब ये दोनों को इक्वेट करते हैं, है ना? और इसमें अगर स्मॉल आर को यहाँ से काट दो, एक आर कट गया और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर जो कि हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जी मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन 2 आर के बराबर, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऐसे लिखते हैं, दोनों को ऐड कर दो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा -1 प्लस हाफ विल बी माइनस हाफ ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। तो ये है टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब आप आर रेडियस के ऑर्बिट में सैटेलाइट को घुमा रहे हैं, ठीक है? और हमें पता चला यहाँ कि ऑर्बिट को बदलने के लिए आपको जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी बदलना पड़ेगा। ई फाइनल माइनस इनिशियल विल बी द वर्क डन। हाँ, यहाँ एक और बात है कि देखो तो पोटेंशियल एनर्जी का आधा है, पोटेंशियल एनर्जी का आधा है टोटल मैकेनिकल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का माइनस टाइम्स है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, है ना? माइनस टाइम। तो ये रिलेशन भी हम लोग याद रखते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट के लिए ट्रू होता है, ठीक है? मतलब सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तब ये बात लिख पाओगे। इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमेगा तो ये बात ट्रू नहीं होगा, या ऐसा हो कि अ, इसका रेडियस धीरे-धीरे घट रहा है, स्पाइरल करके अर्थ की तरफ आ रहा है, ऐसा कुछ कंडीशन बन जाए, अगर तो भी तुम ये बात अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमे तभी ये बात अप्लाई होता है। अब सवाल पे आते हैं, अपने को चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ फाइंड करना है, ठीक है? तो वैल्यू पुट कर लो, माइनस जी एम एम बाई 2 आर में फाइनल एनर्जी के लिए यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू 3 आर लिखेंगे, इनिशियल एनर्जी के लिए 1.5 आर, वही वैल्यू पुट किए 3 आर 1.5 आर और आप सब्ट्रैक्ट कर दिए, है ना? सब्ट्रैक्ट करने पे ये माइनस माइनस प्लस, ये दोनों मिला के हो जाएगा प्रोडक्ट करके 3। अब यहाँ से आप चीज़ों को कॉमन लिए, देखिए कॉमन लिए, यहाँ -1/2 प्लस 1, तो फिर ये हाफ के बराबर आएगा और यहाँ मल्टीप्लाई होके 1/6 हो जाएगा। इस तरीके के फॉर्म में आंसर आ रहा है ना? अब इसमें आप एक r मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं एंड gm बाय r स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ये होता है। तो आप इसको स्मॉल g से रिप्लेस कर दिए, बचा कौन? तो मास ऑफ सैटेलाइट रेडियस एंड यहाँ 6। मास ऑफ सैटेलाइट 100 केजी दिया हुआ है, g का वैल्यू 10 यूज़ करने बोला है, रेडियस जो है अर्थ का 6 10 टू द पावर ऑफ 6 ये बताया हुआ है। आप यहाँ पे वैल्यूज़ रखेंगे तो इतना आंसर आ रहा है। और आंसर जो है अल्फा 10 टू द पावर ऑफ 6 के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं जिसमें कि अल्फा विल बी 1000, है ना? ये आ गया आंसर। अब अगले सवाल पे चलते हैं। 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल है। The escape velocity from a spherical planet A is 10 किलोमीटर पर सेकंड। The escape velocity from another planet B whose density and radius are 10% of those of planet A will be.
तो एक प्लैनेट के सरफेस से आप ऑब्जेक्ट को फेंके, एस्केप वेलोसिटी दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर सेकंड, और दूसरे प्लैनेट के सरफेस से एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, ये अपने को फाइंड करना है। कंडीशन की मास और डेंसिटी दोनों जो है प्लैनेट बी का ए के 10 टाइम्स है, ठीक है? तो सरफेस ऑफ प्लैनेट पे जो एस्केप वेलोसिटी होता है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। मास को आप डेंसिटी और इनटू वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, है ना, प्लैनेट का। तो यहाँ से आप काटेंगे इसको, तो यहाँ पे पावर 2 बचेगा। तो डेंसिटी एंड रेडियस पे कुछ इस तरीके से एस्केप वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना? रेडियस का स्क्वायर का रूट अंडर से रेडियस बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। तो बी जो प्लैनेट है और ए जो प्लैनेट है, उस पे एस्केप वेलोसिटी, उसके सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी है, उसको आप रेडियस और डेंसिटी के फॉर्म में कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकंड प्लैनेट का रेडियस, डेंसिटी, फर्स्ट का रेडियस, डेंसिटी। अब सेकंड प्लैनेट का जो रेडियस है 10% ऑफ फर्स्ट प्लैनेट का रेडियस, एंड डेंसिटी भी 10% है। तो 10% को आप ऐसे लिखेंगे, 10% ऑफ रो 1 विल बी 0.1 रो 1, ऐसे 10% ऑफ R1 0.1 R1, ठीक है? अब इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने पे जो है इस तरीके का एक्सप्रेशन आया, जिसमें कि एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ फर्स्ट प्लैनेट 10 किलोमीटर पर सेकंड दिया हुआ है। इसको आप मल्टीप्लाई किए तो V2 आ गया इतने के बराबर, ठीक है? अब ऑप्शन जो है उसमें ये देखिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई किए, √10 से डिवाइड होने के बाद ये आ जाएगा 100 √10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन 3। अब एस्केप वेलोसिटी के बारे में कुछ एडिशनल बातें भी करते हैं कि एस्केप वेलोसिटी जो होता है, ये वो मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी होता है जिससे आप फेंके सच दैट कि जो ऑब्जेक्ट थ्रोन है वो जस्ट इंफिनिटी पे पहुँच जाए। इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0, और जस्ट इंफिनिटी पे पहुँचने के लिए काइनेटिक एनर्जी भी 0, मतलब इंफिनिटी पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या? 0। तो एस्केप वेलोसिटी से जब आप फेंकते हैं तो जस्ट इंफिनिटी पे पहुँचता है ना? तो वही लिखा है कि एस्केप वेलोसिटी इज़ मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी टू जस्ट रीच इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट को जो इम्पार्ट करते हैं, और ये लोकेशन के लिए डिफाइन होता है। मतलब कि सरफेस ऑफ प्लैनेट पे एस्केप वेलोसिटी जो होगा, और सरफेस से सफिशिएंटली कुछ हाइट अलग जगह पे जो एस्केप वेलोसिटी होगा टू जस्ट रीच इंफिनिटी, ये डिफरेंट होगा, है ना? बात आ रही है समझ में? तो लोकेशन टू लोकेशन ये डिपेंड करेगा। तो जिस भी लोकेशन से आप फेंके हैं, वहाँ से इंफिनिटी तक पहुँचाने के लिए यहाँ जो काइनेटिक एनर्जी होगा, एस्केप वेलोसिटी से फेंके हैं तो हाफ m v एस्केप का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कुछ होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन होगा, लगाएँगे हम लोग। क्योंकि आप जब थ्रो करते हैं, थ्रो करने के बाद ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या करते हैं? कंजर्व। तो इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वेट करोगे, फाइनल इज़ 0, है कि नहीं? तो यहाँ से जब आप फेंके हैं, तो ऐसे चलने के प्रोसेस में मैकेनिकल एनर्जी कंज़र्व होगा। यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। हर लोकेशन पे जो u प्लस k का सम होगा वो बराबर होगा, और दैट विल बी इक्वल्स टू 0, इन्फिनिटी पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है उसके बराबर। मतलब u1 प्लस k1 हो, u2 प्लस k2, u3 प्लस k3, सब का सम क्या होगा? 0 के बराबर, ठीक है? तो एक तरीके से ऐसे सोच सकते हो कि किसी लोकेशन पे आपको एस्केप वेलोसिटी डिफाइन करने बोले, तो आपको उस लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी लिखना है। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, और काइनेटिक एनर्जी इतना देना है कि पोटेंशियल एनर्जी को कैंसल आउट कर दे। मान लो पोटेंशियल एनर्जी -100 है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी जो है इतना देना है कि क्या हो जाए, दोनों का सम क्या हो जाए? 0 हो जाए, है ना? बात आ रही समझ में? तो इस तरीके से सोच सकते हो एस्केप वेलोसिटी अगर कहीं पे भी फाइंड करना हो। फिर से, जिस लोकेशन पे एस्केप वेलोसिटी बोला, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक्सपीरियंस्ड बाय दैट मास जिसको थ्रो करने वाले हो, वो फाइंड कर लो। और फिर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, उसमें आप काइनेटिक एनर्जी ऐड करें और इसको 0 के बराबर कर दें, ये माइनस साइन के साथ आता है सॉल्व करने पे, तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी फाइंड कर पाएँगे आप, ठीक है? उसके अलावा एक और बात है, जैसे-जैसे गैप बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा, दूर जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अपनी तरफ पुल कर रहा ना, वेलोसिटी इधर की तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स अपनी तरफ पुल कर रहा, सैटेलाइट को या जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया उसको, तो स्पीड घटेगा, ठीक है? स्पीड घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा, तो यहाँ से इंफिनिटी पे जाने के प्रोसेस में देखो भी, वेलोसिटी से होते-होते वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो रहा है ना, घट रहा है स्पीड, है ना? तो आप अगर थ्रो किए हैं इसके वेलोसिटी से, तो ये बात ट्रू होगा। जैसे-जैसे दूरी बढ़ेगा प्लैनेट से, स्पीड जो है ऑब्जेक्ट का घटेगा, काइनेटिक एनर्जी घटेगा। वही दूरी बढ़ने पे जो है पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड की बात करें, तो दूरी बढ़ने पे पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड घटेगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? Gm स्मॉल m बाय r। मैग्नीट्यूड तो यही लिखोगे, माइनस को हटा के ये लिखोगे मैग्नीट्यूड। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी घटेगा। तो जैसे-जैसे दूर जाएगा ऑब्जेक्ट प्लैनेट से, वैसे-वैसे पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड घटेगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी विथ साइन की बात करो, तो वो इंक्रीज़ करेगा। क्या मतलब? तो देखो, जैसे-जैसे दूर जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल
मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी घट रहा, वो तुम एग्री कर रहे हो, तो मैग्नीट्यूड 100 से मान लो 10 हुआ, 10 से 1 हुआ, 1 से इंफिनिटी पे क्या हो गया 0, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, है ना? लेकिन अगर विथ साइन कंसीडर करो, पोटेंशियल एनर्जी तो विथ साइन के साथ लिखते हैं ना, तो माइनस आता है साइन में, है ना? पोटेंशियल एनर्जी में माइनस जी एम एम बाई आर, तो साइन के साथ अगर लिखोगे तो देखो -100 से -10 हो रहा है यहाँ पे, है ना? तो ये तो लेस नेगेटिव हुआ ना, लेस नेगेटिव मतलब बढ़ना। तो पोटेंशियल एनर्जी विथ साइन अगर बोलो, उसकी वेलोसिटी से फेंकने के बाद जैसे-जैसे ये दूर जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी विथ साइन विल इंक्रीज़। लेकिन नेगेटिव से लेस नेगेटिव होके क्या होगा 0, तो इसको बढ़ना बोलेंगे। तो ये सारी बातें हैं इसके वेलोसिटी के बारे में। अब अगले सवाल पे चलते हैं। 22 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का ये सवाल। नेट ग्रेविटेशनल फोर्स एट सेंटर ऑफ स्क्वायर इज फाउंड टू बी F1 व्हेन 4 पार्टिकल्स हैविंग मास m2, m3, m4, m आर प्लेस्ड एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर एज़ शोन। 4 कॉर्नर पे जो है आप मासेस प्लेस कर दिए हैं और सेंटर पे फोर्स को F1 बोला जा रहा है। देखो, फोर्स के लिए तो कोई मास यहाँ होना चाहिए था, है ना? तो लैंग्वेज की बात करें सवाल का, तो लैंग्वेज ज़्यादा करेक्ट ये होगा कि आप यहाँ पे कोई मास प्लेस करें, है ना? बात आ रही समझ में? तो ही तो उसपे फ़ोर्स की बात करेंगे, नहीं तो ग्रेविटेशनल फ़ील्ड की बात करनी चाहिए थी, है ना? नेट ग्रेविटेशनल फ़ील्ड एट सेंटर इस चारों की वजह से कुछ होगा। तो यहाँ पे फ़ोर्स का बात कर रहा है, तो ज़्यादा करेक्ट लैंग्वेज ये होता कि यहाँ पे कोई मास होता, ठीक है? तो हम लोग यहाँ मास एक प्लेस कर दिए हैं। अब देखो, उसके बाद बोला है कि फोर्स इज F2 व्हेन द पोजीशन ऑफ 3m एंड 4m आर इंटरचेंज। दोनों का लोकेशंस इंटरचेंज कर दिए, तो सेंटर पे जो भी मास रखा है, लेट दैट बी m नॉट, उस पे फोर्स अब जो नेट लग रहा है दैट इज F2। तो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड का रेशियो अल्फा बाय रूट 5 ऐसा बोल रहा सवाल, इसमें अल्फा अपने को फाइंड करना है, ठीक है? तो दो केसेस हैं। देखो, सेंटर से दूरी जो है हर वर्टेक्स का स्क्वायर के वर्टेक्स का होता है बराबर, उसको हम लोग r बोल दिए लेटर से, ठीक है? तो पहला वाला जो मास फोर्स लगा रहा है, देखो ये जो फोर्स लगा रहा है दैट विल बी इस m नॉट पे g m इंटू m नॉट अपॉन r का स्क्वायर, है ना? बात आ रही समझ में? इसको f अगर बोल रहे हो तो m नॉट पे ये 2m कितना फोर्स लगाएगा? यहीं पे मास में 2 कर दो तो फोर्स भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2f ऐसे ही 3m मास 3f फोर्स लगाएगा, 4m मास 4f फोर्स लगाएगा, है कि नहीं? और 3f माइनस f विल बी 2f, 4f माइनस 2f विल बी 2f, तो 2f 90 डिग्री पे ऐसे लगेगा, जिसका सम पैरेललोग्राम लॉ से √2 टाइम्स ऑफ 2f के बराबर बोलोगे, ठीक है? तो इस तरीके से लिख पाओगे। दोनों परपेंडिकुलर है तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर का रूट अंडर करके भी वही बात आ रहा है, ठीक है? तो F1 इज़ दिस। अब क्या किए हो कि एक्सचेंज कर दिए, देखो लोकेशंस क्या कर दिए, एक्सचेंज कर दिए। अब देखो m लगाएगा इस m नॉट पे जो सेंटर पे है F फोर्स, 2m लगाएगा 2f, 4f लगाएगा 4m लगाएगा 4f और 3m लगाएगा 3f। अब यहाँ पे 3f से 2f कैंसल होके बचेगा f, 4f और इधर f तो इधर बचेगा 3f। इसका वेक्टर सम विल बी F2। कर दो वेक्टर सम 90 डिग्री पे है, एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर करके रूट अंडर करोगे तो वेक्टर सम आ जाएगा, जो कि आ रहा है F√10, ठीक है? अब F1 बाय F2 की बात करें, रेशियो ले लो। रेशियो में चीज़ें जो कटेंगी कट गया, ये 2 बाय रूट 5 आ रहा है। अल्फा बाय रूट 5 से कंपेयर किए तो आंसर इज़ अल्फा का वैल्यू 2। बात आ रही समझ में? ठीक है? अब अगले सवाल पे चलते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है, 2 स्टेटमेंट दिया है जिसमें कि स्टेटमेंट का ट्रू या फॉल्स होना अपने को बताना है, ठीक है? ये सवाल है 22 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का सवाल। पहला स्टेटमेंट, अ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड अर्थ इन अ ऑर्बिट वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस। वेरी क्लोज बोला मतलब ऑर्बिट का रेडियस को तुम अर्थ के रेडियस के बराबर ले लोगे। क्या होता है कि रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है और अर्थ के जस्ट क्लोज अगर कोई ऑर्बिट में है, मतलब कि 6-7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भी ऊपर है, तो उसको आप लगभग जो है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ही ले लेते हैं ऑर्बिट का रेडियस, ठीक है? तो यहाँ पे भी जो है सैटेलाइट नियर अर्थ सरफेस घूम रहा है, तो इसका ऑर्बिट का रेडियस को आप रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ले लोगे। तो बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ अर्थ। तो देखो टाइम पीरियड होता है ये, इसमें आर की जगह पे फॉर दिस सैटेलाइट आप आरई लिखे और ये जो मास था यहाँ पे, मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ अर्थ लिखे। तो यहाँ से आर का पावर 3 का रूट अंडर 3/2 और आर का पावर 3/2 कटेगा। बाकी सब कांस्टेंट है यहाँ पे और डेंसिटी के रूट अंडर के 1 अपॉन टाइम पीरियड इस तरीके से डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड तो कर ही रहा है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है ना? ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट की बात करें, द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट टी इज़ 2 पाई रूट अंडर आर ई बाई जी फॉर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ है और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो देखो वेरी क्लोज टू अर्थ सरफेस में रेडियस ऑफ ऑर्बिट को आर ई से रिप्लेस कर दिए हो तुम। अब इसको जब रूट अंडर के अंदर लेके जाओगे, ये रूट अंडर के अंदर, तो पावर 3 दिखेगा। अब यहाँ पे पावर 3 को पावर 2 इंटू आर ई ऐसे लिख सकते हो, जिसमें ये जो क्वांटिटी है दैट इज स्मॉल जी, है ना?
क्योंकि GME/RE का स्क्वायर ये होता है स्मॉल g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये, और ये रेडियस ऑफ अर्थ। तो टाइम पीरियड को इस केस में आप ऐसे लिख पा रहे हैं, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। पहला और दूसरा दोनों ही ट्रू है, तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। सेकंड विल बी दी आंसर। अगले सवाल पे चलते हैं। 3 masses 200, 300, 400 kg are placed at vertices of an equilateral triangle with side 20 meter. They are rearranged on the vertices of a bigger triangle of side 25 meter with the same center. Then the work done in this process. वर्क डन इन दिस प्रोसेस अपने को फाइंड करना है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है 20 मीटर का, इसके वर्टेक्स पे जो है आपको मासेस रखे हैं, और इसी को आप जो है 25 मीटर के इक्विलेटरल ट्रायंगल के कोने पे मासेस को रीअरेंज करेंगे, तो इसमें कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है? इसके बारे में सवाल बात कर रहा है, अपने को वर्क फाइंड करना है। जी का वैल्यू दिया हुआ है। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होता है या वर्क डन बाय अदर्स, इसको डेल्टा यू प्लस डेल्टा के बोलते हैं, ठीक है? वर्क एनर्जी थ्योरम का मॉडिफाइड फॉर्म है। अब यहाँ जो सवाल है, इसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट अज़्यूम करते हैं कि ऑब्जेक्ट को आप जो इस कॉन्फ़िगरेशन से छोटे ट्रायंगल से बड़े ट्रायंगल पे शिफ्ट किए, इस प्रोसेस में आप बहुत ही स्लोली मूव कराए हैं ऑब्जेक्ट को विदाउट एक्सेलरेटिंग, है ना? क्योंकि वेलोसिटी के बारे में कुछ डिटेल दिया नहीं है ना? मेजॉरिटी ऑफ सवाल में जब भी आपको वर्क फाइंड करने बोलता है कि फाइंड करो वर्क चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में, या फाइंड करो वर्क मासेस को या चार्जेस को रीअरेंज करने में, तो इस सब केसेस में आपको स्लोली विदाउट एक्सेलरेटिंग जो है लेके जाना होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क जो होगा वो फाइंड करना होता है। कम से कम यहाँ पे इस अरेंजमेंट से मासेस को आप इस अरेंजमेंट पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क विल बी डेल्टा यू, और बाय डिफ़ॉल्ट सवालों में मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क ही पूछ रहा होता है, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी का कोई लेना-देना है नहीं। क्वेश्चन बोलेगा नहीं कि आपको विदाउट एक्सेलरेटिंग जो है स्लोली लेके जा रहे हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको यही मान के चलना है। तो डेल्टा क्या बोलेंगे 0, तो डेल्टा यू विल बी द आंसर, मिनिमम रिक्वायर्ड वर्क। क्वेश्चन में वर्क मिनिमम भी नहीं बोल रहा होगा, तो भी फाइंड यही करना होता है, ठीक है? हाँ, सैटेलाइट वाला सवाल जो होता है, जैसे कि सबसे पहला सवाल जो था, इसमें यहाँ देखो, इसमें आप जो है डेल्टा यू के साथ-साथ डेल्टा के भी यहाँ पे फाइंड करते हैं। ये जो है एक एक अलग टाइप का सवाल, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको यहाँ से ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में लेके जाने पे स्पीड बदलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी बदल के देना ही पड़ेगा। जस्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया और स्पीड सफिशिएंट नहीं दिए, तो ये ऑर्बिट मेंटेन ही नहीं होगा, है ना? तो इस केस में जो है वर्क डन बोला जाए अगर सैटेलाइट वाले केस में, तो आप बोलेंगे सर डेल्टा यू प्लस डेल्टा के को 0 यहाँ नहीं करते, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे स्पीड भी बदलना कंपल्शन होता है। तो टोटल चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी की बात यहाँ करते हैं। लेकिन जो सवाल हम लोग अभी देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस सवाल में या इन जनरल कोई भी सवाल जो होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप यही कंडीशन मान के चलते हैं विदाउट एक्सेलरेटिंग, ठीक है? तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ट्रायंगल ऑफ साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड आर, ऐसा मान लेते हैं अगर, तो पोटेंशियल एनर्जी हर पेयर के इंटरैक्शन की वजह से लिखोगे तो M1 M2 के इंटरैक्शन की वजह से माइनस जी M1 M2 बाय आर, M2 M3 के इंटरैक्शन की वजह से माइनस जी M2 M3 बाय आर, ऐसे ही जो है M1 M3 के इंटरैक्शन की वजह से माइनस जी M3 M1 बाय आर, है ना? ऐसे लिखेंगे। माइनस जी बाय आर सब में से कॉमन ले लिए। अब इनिशियली आर इनिशियल साइड लेंथ वाले ट्रायंगल के वर्टिसेस पे था, तो आप आर इनिशियल पुट करेंगे तो यू इनिशियल आ जाएगा, और यहीं पे आर फाइनल पुट करेंगे तो यू फाइनल आ जाएगा, और वर्क डन के लिए डेल्टा यू, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। बाकी चीज़ें देखो ये सब बातें कॉमन दिखेंगी, बस 1 बाय आर फाइनल माइनस 1 बाय आर इनिशियल, ये जो है आर अलग होने की वजह से ये आपको सबट्रैक्शन में ऐसे आएगा, ठीक है? अब आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। जी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 6.7। 6.67 हम लोग इन जनरल याद रखते हैं, लेकिन यहाँ दिया है 6.7 10 टू द पावर ऑफ -11, तो ये पुट करना है। मासेस जो है M1 M2, M2 M3, M3 M1 पुट किए। आर फाइनल 25 मीटर, आर इनिशियल 20 मीटर पुट किए। कैलकुलेशन यहाँ से देखो 100 और 100 10 टू द पावर ऑफ 4 बाहर आएगा, जिसको आप ये देखो ये पावर को आप सेपरेट कर लिए हैं। 10 टू द पावर ऑफ 4 जो है हर टर्म से बाहर निकलेगा, तो यहाँ +4 ऐड कर दिए। कैलकुलेशन में मेरा अप्रोच रहता है कि आप जो है 10 टू द पावर वाले जो भी टर्म्स है उसको एक तरफ सेपरेट कर लीजिए। नंबर वाले जो टर्म्स है उसको एक तरफ सेपरेट कर लीजिए, फिर करिए कैलकुलेशन। हर टर्म से 10 टू द पावर ऑफ 4 बाहर आएगा, तो 10 टू द पावर ऑफ -11 के साथ +4 लिखें। ये देखो यहाँ से 6, यहाँ से 12 और यहाँ से 8 जो आएगा, इसका सम कर दो, तो फिर जो है ये आ जाएगा 26 के बराबर, -6.7 26, और यहाँ पे एलसीएम लो, तो इस तरीके से अरेंज होगा। यहाँ 100, 4 और 4 मल्टीप्लाई करो, 5 और 5 मल्टीप्लाई करो, तो ये 100 ऊपर 4 और ये 5, तो 4 - 5 बाय 100, ये -1 और ये -6.7 विल बी 6.7, 26 मल्टीप्लाई किए, ये जो 100 था ये ऊपर जाएगा पावर में -2 हो जाएगा,
अब सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन आप मल्टीप्लाई किए, ये आ गया कुछ इस तरीके से। ऑप्शन में देखिए तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 174 है, तो आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी अगर ऑप्शन में 1.74 या 174 डिजिट यूज़ करके पावर अलग-अलग दिया होता, तो फिर आप जो है, ये जो कन्वर्जन किए, ये भी एग्ज़ैक्टली करके फिर चेक करते हैं, ठीक है? तो आज के सेशन में ग्रेविटेशन का जो 5 सवाल जेईई मेन्स के जनवरी अटेम्प्ट में आया, वो सारा हम लोग देख चुके हैं। अब अगले सेशन में कोई अगले चैप्टर के साथ हम लोग मिल रहे हैं।